अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आज सुबह मैं एक स्पीकर हैं, अंग्रेज़ स्पीकर हैं, अमेरिकन या यूरोपियन, डगलस क्रूगर। बहुत सारी बातें वो बता रहे थे जो आदमी को पुअर रखती हैं और वो गरीब रहता है, या वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह आदमी गुर्बत से निकल सकता है और अमीर हो सकता है, कैसे मिलियनियर बन सकता है। मिलियनियर का मतलब है 10 लाख डॉलर्स का मालिक। उनके यहाँ मिलियनियर कहते हैं 10 लाख डॉलर का जो मालिक हो उसको, और हमारे यहाँ लाखपति है और वहाँ पे 10 लाखपति है। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात है कि उनका मेयार ही अमारत का 10 लाख है कि 10 लाख डॉलर जिसके पास हो, ये नहीं कि पाकिस्तानी रुपीस, यानी 10 लाख डॉलर वाला तो पाकिस्तान के एतबार से कोई 1 करोड़ 60 लाख का मालिक होता है, लेकिन ये है कि उनके यहाँ 10 लाख डॉलर जो है वो अगर किसी के पास है तो वो मिलियनियर कहलाता है। तो ये वो भी एक बात बता रहे थे कि उन्होंने एक पिक्चर दिखाई, इंडस्ट्रियल एज जब शुरू हुई आज से 120 साल पहले, 100 साल पहले यूरोप में, जिसको इंडस्ट्री का दौर कहा जाता है, सनती दौर कहा जाता है, और यूरोप की तरक्की का इब्तदाई ज़माना गिना जाता है। तो वो बता रहे थे कि वो बिल्डिंग्स जो उन्होंने दिखाई उस ज़माने में फैक्ट्रीज़ की, आज उनसे मिलती जुलती बिल्डिंग्स आपको किस चीज़ की नज़र आती है। तो वो जो ऑडियंस है उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि स्कूलों और यूनिवर्सिटियों की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं ये किन्होंने बनाए? ये उन्होंने बनाए जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई शुरू में, और वही तबका जब पैसे वाला हो गया तो पैसे के जोर पे उसी ने हुकूमतों में अपना हिस्सा बनाया और हुकूमतें उनकी वजह से बनती और टूटती थी, जिसे आज हम माफिया और कार्टेल्स कह रहे हैं। ये वही बातें हैं, हर जगह ये बातें इसी तरह हैं, हर कहानी एक ही कहानी है। तो वो बता रहे थे कि ये बिल्डिंग्स उन्होंने इसी तरह से बनाई अपने उसी माइंडसेट के मुताबिक, किस तरह से, जैसे कि आपको फैक्ट्रियों में वो डिसिप्लिन जैसे चाहते थे वैसे ही डिसिप्लिन उन्होंने स्कूलों में रखा। एक घंटी बजती है, सब लोग असेंबली से क्लासों की तरफ चल पड़ते हैं, ऐसे ही नौकरी में आते हैं। फैक्ट्री में घंटी बजती है, लोग लाइन लगा के ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनका टाइम ऑफिस में कार्ड पंच होता है और वो अपने अपने दफ्तरों की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, अगर वहाँ कपड़े बदलने का सिस्टम है तो वहाँ कपड़े बदलते हैं, फिर ड्यूटी की जगह चले जाते हैं। ऐसे ही बच्चे अपनी क्लासों में अपने डेस्कों पे चले जाते हैं। एक टीचर आता है जो उनको कमांड करता है और कंट्रोल करता है, और फिर उनका एक ब्रेक होता है, जैसे टी ब्रेक फैक्ट्रियों में होता है या लंच ब्रेक होता है। फिर लंच ब्रेक की जब घंटी बजती है ख़त्म होने की, तो फिर वो अपने काम पे जैसे वर्कर आ जाते हैं, इसी तरह बच्चे वापस क्लासों में आ जाते हैं। फिर एक घंटी बजती है जब छुट्टी होती है। तो ये उनको गोया कि आइंदा ज़िंदगी में उन्होंने जो इन फैक्ट्री वालों के लिए, इन मिल वालों के लिए जो कुछ करना है, जैसे ड्यूटी करनी है, जैसे गुलामी करनी है, जैसे भागना है, जैसे रुकना है, उसकी गोया उनको मशक कराई जाती है। क्योंकि उनका फ्यूचर, स्कूल पढ़ने वाले हर आदमी का फ्यूचर, हर बच्चे का फ्यूचर जॉब है, और जॉब तो कोई अमीर आदमी ही देता है, और ये जो जॉब लेने वाला होता है ये गरीब होता है, और ये उसका एम्प्लॉय होता है और वो इसका एम्प्लॉयर होता है। तो दुनिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो हमें नौकर बनना सिखाता है, मालिक बनना नहीं सिखाता। हम जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस चलाना नहीं पढ़ते कि बिजनेस एक
शुरू से लेके स्टार्ट कैसे किया जाता है और बिज़नेस हमने करना कैसे है, उसकी डिटेल्स क्या है बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने की, बल्कि हमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई जाती है। यानी हमने बिज़नेस को चलाना कैसे, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है। यानी एक बिज़नेस जो चल रहा है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है हमने। उसका अकाउंटेंट, उसमें अकाउंटेंट बनना है तो उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। उसमें अगर पर्सनल ऑफिसर बनना है तो लोगों की भर्ती कैसे करनी है जी। इसी तरह उसमें अगर जीएम या सीईओ हमें कोई रख ले तो हमें उसको मालिक की मर्जी और मंशा के मुताबिक उसको किस तरह से इदारे पूरे को रन करना है और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को से हमने काम लेके उस इदारे को चलाना है। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं हमारे, आपने देखा होगा एमबीए करने वाले भी, एक अलमिया है, एक बहुत बड़े ट्रेनर पाकिस्तान के, मुझे नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी सब शायद फरमा रहे थे कि हमने एक दफ़ा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लेक्चर था तो उसमें मैंने एमबीए की क्लास से पूछा कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं। तो मैं भी 2 सेक्शंस होंगे या एक ही सेक्शंस के 100 समथिंग बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो अच्छी जॉब के लिए कर रहे हैं। कोई ने कहा बैंक में जॉब के लिए कर रहा हूँ, फाइनेंस के लिए कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ, और बहुत सारे ने कहा कि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं एमबीए करूँ, इसलिए मैं एमबीए कर रहा हूँ। किसी लड़के ने या लड़की ने ये नहीं कहा कि मैं बिज़नेस को अपना बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस को समझ के बिज़नेस करने के लिए, अपना बिज़नेस ज़ाती इस्टेब्लिश करने के लिए मैं एमबीए कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकूँ और अपना बिज़नेस रन कर सकूँ। किसी ने ये नहीं कहा, जॉब ही की बात थी। और हकीकत ये है कि जितने हमारे एमबीए करने वाले हैं पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, वो 98% तो जॉब्स ही करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको एमबीए कराते हुए ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं मिलता कि एक बिज़नेस को शुरू से लेके स्टार्ट कैसे करना है, उसको इस्टेब्लिश कैसे करना है और किस तरह से एक बिज़नेस रन किया जाता है। अब इसके लिए जब कोई आदमी बिज़नेस करना चाहता है, सपोज मैं एक चीज़ है जो मेरे पास आइटम है, मैं उसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ। से कि कोल्ड क्रीम है भी पास मेरे, मैं बनाता भी हूँ, मेरा लोशन भी है, कोल्ड क्रीम भी है, रंग गोरा करने की क्रीम भी है, रंग गोरे करने का पूरा सिस्टम है मेरे पास। तो वो मैं अगर मार्केट करना चाहता हूँ तो इसके लिए जो स्पेशलिटी होगी वो बिजनेस कंसल्टेंट होगा। इसके लिए बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, इसके लिए डिग्रीज हैं, इसके लिए एजुकेशन है। वो आपको एक्चुअली बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी उसके लिए कितनी आप शुरू में कितनी आपने प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए कितना सेटअप चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितने ऑपरेशंस में कितने लोग चाहिए, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए पैकिंग का साइज़ कैसे बनेगा, पैकिंग किस साइज़ की बनानी है, उसके लिए पैकिंग, उस डब्बियों को पैक करने के लिए कार्टन्स कैसे बनने हैं, उनके लिए दर्जन और 2 दर्जन की पैकिंग कैसे होनी है, और फिर उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आपने क्या करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपने खुद करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए कितनी गाड़ी चाहिए, क्या उसके लिए स्टाफ चाहिए, और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किसी को देनी है तो किस तरह देनी है, अपने आप को सेव करने के लिए क्या शरायत है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन किसी को देते हैं एंड यू आर ऑन द सेफ साइड। ठीक है, यानी ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मार्केट में क्रीम कस्टमर के हाथ तक पहुंचने तक उसकी एक एक डिटेल जो है ना, वो कंसल्टेंसी जो होगी ना आपको बिजनेस के बारे में, देयर आर पीपल, हाँ, वो बताएंगे। वहाँ आपको ये एमबीए करने वाला नहीं बताएगा कुछ भी, ना इस बेचारे को खुद पता। अगर इसको ये सारा कुछ पता होता तो आज आधे एमबीए करने वाले अपना बिजनेस करने के लिए पूरी प्लानिंग उनको पता होती तो वो खुद करते अपना बिजनेस। जाहिर सी बात है, अपना बिजनेस करने में बहुत बचत है। और किसी से आपने क्या लेना है, तनख्वाह क्या मिलेगी आपको। 1% मैंने बहुत दफ़ा कैलकुलेट किया कि तकरीबन 1% या 2-3% या मैक्सिमम 5% ये जो बिजनेसमैन है ये अपने बचत का, अपनी नफ़े का अपने एम्प्लॉइज़ पे खर्च करता है। उसमें ये बोनस भी दे देता है, वो भी उसमें ये कमीशन और पे प्लस कमीशन
और प्लस बोनसेस, और इसके अलावा जितना कुछ पैकेज सारे इसमें शामिल कर लें, तो ये प्रॉफिट का 5% बहुत बड़ी चीज़ है जो ये किसी को दे दे। ये नहीं देता। अगर 10% प्रॉफिट का ये दे दे तो सारे एम्प्लॉयज़ खुशहाल हो जाए। ये मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने हॉलीडे इन, मैरियट जैसे 5 स्टार चेन्स में जॉब करके देखा, वहाँ उनकी इनकम देखी पर डे आलमोस्ट कितनी हो रही है मुख्तलिफ शोबों की, क्योंकि उनकी वो एक बैलेंस शीट एक शीट आती है रोज़ की, जिसमें रेस्टोरेंट्स का बिजनेस होता है। क्योंकि मैं बिजनेस स्टेटस में फ्रंट ऑफिस में था, रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस होता था वो भी हमारे सामने होता था। FBI फूड एंड बेवरेजेस की जो रिपोर्ट होती थी पर डे 24 घंटे की, वो भी हमारे रूम सर्विस हर चीज़, यानी सारा हमारा जो होटल का खाने पीने का सिस्टम जो अर्न करता था। और रूम्स जो थे जो ठहरने के लिए होते हैं, 2 ही अर्निंग होती हैं, एक खाने पीने की अर्निंग होती है होटल की, और एक जो ठहरे हुए लोग होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनकी उनसे अर्निंग होती है। तो ये सारी जो अर्निंग टोटल बनती थी हफ्ते एक 24 घंटे में, वो सारे बिल्स हमारे सामने होते थे। और फिर हम उसको देखते थे कि होटल के जो 200-250 आदमी हैं, उनकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पे कितनी है, और उसको मिलाएं तो वो उस इनकम का जो मंथली इनकम होटल की अप्रॉक्सीमेट बन रही होती है नॉर्मल सीजन में, उससे क्या होती है, तो वो बहुत कम बनती है। ठीक है। और ये क्यों होता है इस तरह कि आपको ये आज एक तरह हकीकत है, सारी दुनिया के जो जो पैसे वाले लोग हैं उनका एक माइंड सेट है, और उस माइंड सेट के बगैर ये लोग अपने इदारे समझते हैं ऐसा कि ये नहीं चल सकते। वो ये है कि एम्प्लॉई को जो उनका जो काम करने वाला है उससे उन्होंने एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक ऐसी लेवल पे रखना है कि जहाँ पे वो खुशहाल ना हो सके, उसकी कोई बचत ना हो, उसके पास कोई ऐसी सेविंग ना हो 2-4-6 महीने की, जिसकी वजह से वो अगर जॉब से क्विट करना चाहता है, किसी वक्त छोड़ना चाहता है, तो वो उसे छोड़ सके और उसे परवाह ना हो, उसे 5-4 महीने का खर्चा हो। तो ये क्योंकि उसके ऊपर स्टेज आनी होती है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को चलाते हैं, ज्यादतियाँ होती हैं उसमें, और ऐसे कड़वे घूंट बनने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, नौकरी क्या तो नखरा क्या। तो ये बातें सारी ऐसी पेश आनी होती हैं जिसकी वजह से कोई ऐसा आदमी इगोइस्ट जो होता है, जो अनापरस्त होता है, जो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता, जो छोटा बन के नहीं रहना चाहता, ऐसा आदमी का तो दिमाग फिर जाता है, वो छोड़ना चाहता है। तो इसको भी ये छोड़ने नहीं देते, क्योंकि ये आदमी भी ना छोड़े, क्योंकि अगर ये छोड़ेगा तो उसको देख के एक और छोड़ेगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि कोई छोड़ने के काबिल हो ही ना, लोन्स आपको दे देंगे, ये लोन्स आपको दे देंगे ताकि आप इनके और भी ज़्यादा नीचे लगे रहें, आप क्विट ना करके जा सकें, क्विट ना कर सकें। तो ये एक सिस्टम है, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये तो गुलामों को गुलामी की ट्रेनिंग देने का सिस्टम है कि किस तरह हम अच्छे गुलाम बन सकते हैं। जो आदमी FA के बाद, ये मेरी बात याद रख लें, इस जुमले को नोट कर लें, FA से आगे, ये बात मैं हमेशा अपनी ओन करूंगा आपके सामने, आज भी और कल भी। मैट्रिक के बाद जो FA कर लेता है, और FA करके फिर बदकिस्मती से वो ग्रेजुएशन या इससे आगे स्टडीज में चल पड़ता है, इससे आगे वो BA कर ले या MA कर ले या जो भी अगली डिग्री को कर ले, अब ये आदमी एम्प्लॉय ही बनने के काबिल रह जाएगा अल्टीमेटली, और कुछ नहीं बन सकेगा। इसको एम्प्लॉय ही बनना है। FA तक या FA से पहले मैट्रिक के बाद या FA करने में ये डिसाइड कर ले कि मैंने नौकरी नहीं करनी, कुछ और करना है, और अपने लिए कुछ और सोच ले, या कोई इसको किसी रिश्ते पे डाल दे, या ये पूरी डल जाए एक्सीडेंटली, खुशकिस्मती से आगे पढ़ ना सकता हो, वसाइल दस्तियाब ना हो, कोई मामला ऐसा हो जाए कि पढ़ाई इसकी डिसकंटिन्यू हो जाए, इस वक्त ये मैट्रिक और मैट्रिक से आगे इंटर करने से तक इसका माइंड कुछ भी करने के लिए कैपेबल होता है। और आना यह है कि ये मैट्रिक से पहले, मैट्रिक करते ही या मैट्रिक से कुछ पहले बिजनेस की तरफ, अर्निंग की तरफ आ जाए। अब कोई मुझे ये कहेगा कि जनाब आप आमिर साहब, आप ये कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं लोगों को, लोगों के बच्चों की तालीम रुकवाना चाहते हैं आप? मैट्रिक तक कोई तालीम है जिससे आप कह रहे हैं कि बस मैट्रिक ही छोड़ दे या इससे पहले छोड़ दे?
ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं जहलों वाली? इस तरह तो आप सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा देना चाहते हैं। एजुकेशन की कोई अहमियत ही नहीं है, आप बच्चों को एजुकेशन से रोक रहे हैं। आप तो बड़े फजूल आदमी। क्या आपने खुद नहीं पढ़ा? तो मेरा जवाब होगा जी पढ़ा है मैंने। तो फिर आपने क्यों पढ़ा है? मैं कहूँगा जी मेरे वालिदैन ने पढ़ाया है, मेरा फैसले वो करते थे। तो खुद तो आप पढ़ चुके हैं, खुद आपने ग्रेजुएशन की है और एमए इंग्लिश में भी कुछ अर्सा लगाया है, और कुछ जिस वजह से आपकी चार बातें हम सुनते हैं या आप बातें कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि औरों को ये बातें करनी ना आए आपकी तरह, या कोई उसकी एजुकेशन ना हो। तो भाई मेरे फिर तो बात बड़ी लंबी है, इसकी वजाहत भी लंबी है। ये तो सवाल सारे हो सकते हैं, इनके जवाब मौजूद हैं, लेकिन मेरे भाई मैं आपको आज बता दूं कि आप इस लंबे चक्रों में ना पड़े। मैं खुद एफए से आगे, एफएससी से आगे, जब प्री मेडिकल में मैंने एफएससी की और फिर बदकिस्मती से मैंने बीए तक पढ़ा, तो बीए हो जाना बुरा नहीं था, लेकिन वो जो माइंडसेट मेरा बीए करते करते बन गया, मैं फिर वही कह रहा हूं जो मैंने आपसे भी कहा। और बीए करने के बाद ना आज नौकरी मिलती है, और ना उस वक्त जब हमने बीए किया था उस वक्त भी बीए की अहमियत इतनी ही रह गई थी कि बस आप अपने नाम के साथ पहले वाले तो बीए लिखते थे कि बीए इस काबिल होता था कि असलम बीए, मोहम्मद सैन बीए, लेकिन अब जब मैंने बीए किया तो वो बीए बेचारा साथ लिखने जोगा भी नहीं रह गया था कि मैं लिखता कि आमिर बीए। ये हमारी बात भी उससे चली गई थी, नौकरी क्या मिलती। मेरे भाई हकीकत अलग होती है, सच कड़वा होता है। मीठी मीठी बातें करने से मसले नहीं हल होते। आईना देखने से, शीशे को देखने से पता चलता है मैं क्या हूं। आईना देखना पड़ता है, चाहे कभी खुद देखे इंसान या कोई दिखा दे। ये मेरी वीडियो आज जरा डिफरेंट किस्म की है, ये टॉपिक डिफरेंट था, इसमें जरा जोर से कुव्वत से बात करने वाली बात थी। तो ये बातें इसी तरह की जा सकती हैं, कुव्वत के साथ, जोर के साथ, और इफेक्टिवली करना जिसे कहते हैं, वो फिर ऐसे करना पड़ता है। डीली डाली बातों से तो बात समझ ही नहीं आती। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मौजू पे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।